प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बहराइच स्थित महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का किया शिलान्यास। सुहेलदेव जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि इतिहास में जिसका नहीं होता ज्यादा जिक्र, उन्हें भी याद करना है जरूरी। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए की अहम तैयारी। प्रधानमंत्री ने वेबिनार के जरिए केंद्रीय बजट के कई पहलुओं पर आर्थिक और वित्तीय विशेषज्ञों से की चर्चा। परमहंस रामचंद्र मिशन के 75 साल हुए पूरे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्फूर्त और अध्यात्म के रूप में लोगों को स्वस्थ रखने में मिशन दे रहा है बड़ा योगदान। मानव केंद्रित विश्व कल्याण के दृष्टिकोण पर हो रहा है अमल। और वसंत पंचमी पर प्रदेश के कई शहरों और स्थानों को आतंकियों द्वारा दहलाने की कोशिश हुई नाकाम। प्रदेश पुलिस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार और भारी मात्रा में बरामद किया विस्फोटक। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। इतिहास तो बीत जाता है, लेकिन उसका लेखन और भविष्य की पीढ़ियों पर उसका असर एक राष्ट्र को कई मायनों में शक्ल देता है। प्रधानमंत्री ने कल ये कहा कि भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जनों ने लिखा है। मौका था महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने बहराइच में बनने वाले सुहेलदेव स्मारक का भी शिलान्यास किया। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है। जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उन महापुरुषों और महानायकों की बात कर रहे हैं जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले ऐसे ही राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेलदेव से जुड़े चित्तौरा झील और अन्य विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन से प्रेरित हो सके, इसके लिए उनकी 40 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित होगी। इसके साथ साथ जो स्थानीय शिल्पकार है, कलाकार है, वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाए, इसके लिए दुकानों का निर्माण किया जाएगा। ये सारे प्रयास यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। पीएम मोदी ने इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे राष्ट्र नायकों की उपेक्षा करने के लिए तत्कालीन इतिहासकारों और राजनीतिक नेतृत्व को भी आड़े हाथों लिया। इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था? आज लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक उनकी इस पहचान को हमने देश और दुनिया के सामने सशक्त किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या किया गया? देश का हर बच्चा इस बात को भली भांति जानता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है, जो हमें प्रेरणा दे रही है। वंचित, पीड़ित, शोषित की आवाज बाबा साहब आम्बेडकर को भी सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा गया। आज भारत से लेकर इंग्लैंड तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों को
पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों को लेकर झूठ फैलाने वालों से खास तौर से किसानों को सावधान किया। पीएम मोदी ने कहा कि किसान और गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। देश में बेहतर होती आधारभूत सुविधाओं का सीधा लाभ किसानों, गरीबों और ग्रामीणों को मिल रहा है। जो नए कृषि सुधार किए गए इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देशी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े स्मारकों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे राष्ट्र नायकों को वो सम्मान मिला है जिसके वो हकदार थे। COP26 के नामित अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले COP के अध्यक्ष ने दिल्ली के पर्यावरण भवन में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात कर अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान भारत ने गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में अहम पहल भी की है, उसकी भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर COP26 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली में मंगलवार को सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन एजेंडे और COP26 पर भारत ब्रिटेन सहयोग पर चर्चा हुई। इससे पहले सम्मेलन के अध्यक्ष ने दिल्ली के पर्यावरण भवन में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ भी मुलाकात कर अहम मुद्दों पर बातचीत की। भारत ने गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में अहम पहल की है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण के संदर्भ में हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये बताया भी और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। भारत को लोग आशा के निगाह से देखते हैं और विकसनशील देशों के लिए जो क्लाइमेट जस्टिस, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज और इक्विटी, इन तीनों मुद्दों पर भी हमने चर्चा की। जो निगोशिएशन के मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा की। यह बैठक निश्चित रूप से सार्थक रही। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 का अध्यक्ष बनने के बाद आलोक शर्मा की ये पहली भारत यात्रा है। उनकी ये यात्रा COP26 को सफल बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। COP26 के मेजबान के तौर पर ब्रिटेन ने साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। ये फोरम तकनीक और नवाचार की दुनिया के प्रमुखों को एक साथ लाने के लिए अहम है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को प्राथमिकता देती रही है और इसके लिए लगातार कदम भी उठा रही है। और इस बार के बजट में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर परामर्श के लिए पीएम मोदी ने एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस वेबिनार में बजट के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। वेबिनार में प्रमुख वित्तीय संस्थानों, कोषों के प्रतिनिधियों, परामर्शदाताओं और विषय विशेषज्ञ समेत 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। वेबिनार में भाग लेने वालों ने उन्नत तकनीक पर ध्यान देने के साथ ही ढांचागत विकास की रफ्तार और गुणवत्ता सुधारने और क्षेत्र में ज्यादा निवेश आकर्षित करने के बारे में अपने विचार साझा किए। रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामचंद्र मिशन सहज मार्ग के जरिए लोगों को स्फूर्त और अध्यात्म रूप से स्वस्थ रखने में बड़ा योगदान दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर अमल कर रहा है।
बाबूजी से मिली प्रेरणा को करीब से महसूस किया है। जीवन की सार्थकता प्राप्त करने के लिए उनके प्रयोग, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज के इस 2020 वाली दुनिया में गति पर बहुत जोर है। लोगों के पास समय की कमी है। ऐसे में सहज मार्ग के जरिए आप लोगों को स्फूर्त और आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोरोना के बाद विश्व में अब योग और ध्यान को लेकर गंभीरता और बढ़ रही है। योग के साथ ध्यान की भी आज के विश्व को बहुत आवश्यकता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में अब योग और ध्यान को लेकर पूरी दुनिया में गंभीरता और बढ़ रही है। योग के साथ ध्यान की भी आज के विश्व को बहुत अधिक आवश्यकता है। दुनिया के कई बड़े संस्थान ये दावा कर चुके हैं कि अवसाद, डिप्रेशन मानव जीवन की कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि आप अपने हार्टफुलनेस कार्यक्रम से योग और ध्यान के जरिए इस समस्या से निपटने में मानवता की मदद करेंगे। देश के विकास के सारे भौतिक स्तंभ आधारभूत ढांचे के विकास के बिना संभव नहीं है। जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ही संपूर्ण विकास की ओर देश तेजी से आगे बढ़ेगा। पिछले कई सालों से हमने ये प्रक्रिया को आगे बढ़ते देखा है, लेकिन अब इसमें दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर ज्यादा जोर दिखता है, जो पिछले आम बजट में भी देखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में तेजी से आधारभूत संरचना के विकास को लेकर पिछले कुछ सालों में कई नए आयाम जुड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित बजट में सरकार ने कई कदम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार करके इसमें 7,400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया है, जिसमें 1,10,000 करोड़ रुपए की करीब 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं विकास वित्तीय संस्थान यानी DFI के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है, ताकि ये बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए प्रदाता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। लोगों की आसान पहुंच और सस्ती विमान सेवाओं के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में विमानपत्तन के निर्माण और विकास को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है। तो साथ ही रेलवे की समर्पित भाड़ा कॉरिडोर की परिसंपत्तियों को तेजी से पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि कर 5.54 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित 4.12 लाख करोड़ रुपए से 34.5% अधिक है। सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना विकास के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन 1,81,101 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। इसी के साथ ही 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे भी मार्च 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे। शहरों पर पड़ते दबावों के मद्देनजर सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके और सिटी बस सेवा प्रारंभ करके शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। जनवरी 2021 में देश के व्यापार घाटे में कमी आई है और देश के निर्यात में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश का निर्यात इस साल जनवरी में 6.16% बढ़कर 27.45 अरब डॉलर रहा। अर्थव्यवस्था की मजबूती का असर है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सरकार के प्रयासों को उस समय बड़ा बल मिला जब मंगलवार को अमेजॉन इंडिया ने भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की घोषणा की। शुरुआत में अमेजॉन भारत से अमेजॉन फायर टीवी स्टिक का निर्माण शुरू करने जा रही है। इससे घरेलू उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि होगी, साथ ही नौकरियां भी पैदा होंगी।
इस कोशिश के तहत देखा जाए तो एक तरफ फौरी चुनौतियों से मुकाबले के लिए काम होता दिखता है, तो वहीं दीर्घकालिक रणनीतियों के रोडमैप पर भी परिणाम सुनिश्चित किया जा रहा है। बसंत पंचमी के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में एक साथ आतंकी हमला करने के पीएफआई के मंसूबे को एसटीएफ ने नाकाम कर दिया है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मंसूबे को नाकाम किया गया। उन्होंने बताया कि पीएफआई के सदस्यों की शिनाख्त केरल के निवासी अंसद बदरुद्दीन और कालीकट निवासी फिरोज खान के रूप में हुई है। इनके पास से उच्च क्षमता की 16 विस्फोटक, डिटोनेटर, बैटरी तार, 32 बोर की पिस्टल, 7 कारतूस और 12 अलग अलग जगहों के रेलवे स्टेशनों के टिकट बरामद हुए हैं। एसटीएफ के पास पहले इनके 11 फरवरी को लखनऊ आने की सूचना थी। उस दिन ट्रेन पर छापेमारी भी की गई, लेकिन उस दिन ये लोग नहीं आए। धर्म और आस्था की नगरी मथुरा की वृंदावन में यमुना के तट पर वसंत पंचमी को वैष्णव कुंभ का शुभारंभ हो गया। इससे पूर्व भव्यता के साथ साधु संतों की शाही सवारी निकाली गई। यहां अलग अलग स्थानों से निकली शोभा यात्रा नगर के प्रमुख क्षेत्रों से होते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में अपने अपने शिविरों पर पहुंची। शोभा यात्रा में ठाकुर जी के सुसज्जित डोले एवं अखाड़ों के निशान, छड़ी आदि जहां आस्था के केंद्र बने हुए थे, वहीं तलवारबाजी व अन्य युद्ध कलाओं के करतब दिखाते हुए चल रहे संत भी सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। वहीं 4 संप्रदाय खालसा सहित विभिन्न अखाड़ों, खालसा एवं संप्रदायों के शिविरों में वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य ध्वज का पूजन एवं ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं सांसद हेमा मालिनी ने भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया और ध्वज पूजन कर आरती की। जनता जनार्दन से अनुरोध है कि इस पावन रूपी जमुना में ब्रज की भूमि में आए और इस पावन कुंभ में अपने जीवन को कृतार्थ करें। परम सौभाग्य की बात है और ये बहुत पवित्र दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है और माँ यमुना के किनारे ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। साधु संत सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और ये बहुत अच्छा अवसर है और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पहले प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर हमारी सरकार को मिला और अब वृंदावन कुंभ के आयोजन को भी अवसर हमारी सरकार प्राप्त हुए हो। तो ये सब पूज्य संतों के आशीर्वाद से ही ये सब, उनकी कृपा से ही सब हो रहा है और हम बस सब ब्रजवासी, हम सब प्रदेशवासी अपने बांके बिहारी जी से, अपने पूज्य संतों से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो आयोजन है ये बहुत सफल आयोजन हो, ये कुंभ बहुत सफल हो, बहुत सुरक्षित हो। जिससे पहला दिन है स्टार्ट होता है, आगे 40 दिन तक चलेगा। हमारे वृंदावन के लिए बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से इतने लोग आने वाले हैं, इतने साधु संत आने वाले हैं। ऐसा जगह में बहुत बढ़िया बनाया है और बहुत जितने पब्लिक भी आएंगे वो लोग भी सुरक्षित और अच्छा रहेंगे। प्रदेश सरकार ने खादी को बढ़ावा देने के लिए एक और नई पहल की है। बसंत पंचमी के मौके पर भगवान श्री रामलला सहित सभी विग्रहों को विशेष प्रकार का खादी वस्त्र पहनाया गया। भगवान श्री रामलला के लिए विशेष प्रकार के पोशाक को फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने अयोध्या में रामलला के दरबार में पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को समर्पित किया। ये पोशाक बसंत पंचमी पर्व व सप्ताह के प्रत्येक दिन के अलग अलग रंगों के बनाए गए हैं। पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब रामलला को प्रत्येक दिनों के हिसाब से वस्त्र पहनाया जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें रुचि ली है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब तक मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के वस्त्र बनाए हैं, किंतु जो संतुष्टि आज मिली है वो कभी नहीं मिली। लेकिन खादी जो है एक आंदोलन है और इसी आंदोलन से, खादी भंडार के आंदोलन से जो विदेशी बस आए थे, जो लोग परिधान करते उसको जलाया गया था और सबको कहा गया था कि जो अपने घरे बनाओ और खादी पहनो। तो उस समय का जो खादी था और आज समय के जो उसमें परिवर्तन हुआ है, आज उसमें बड़े ही सुंदर ढंग हो गए हैं और बड़े अच्छे प्रकार से हैं, जैसे ये खादी है हमारा। देखिए, एक्चुअली एज अ डिज़ाइनर हमेशा हम कपड़े बनाते आ रहे हैं लोगों के लिए और जब ये एक लगता है ना, हर आदमी जैसे ना गैलरी का काम भगवान राम के लिए सबने किया है, तो मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से क्या योगदान कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, उसको आगे ले जाते हुए मैं खादी के संपर्क में आया और खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी से ये ड्रेस बनाने का विचार आया।
उसके पीछे तो कई सारे कारण थे। एक कारण तो ये था कि अगर भगवान राम कल से इसको एंडोर्स करेंगे तो अपने आप ये जनमानस में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि हाँ, भगवान खादी पहन रहे हैं, तो लोगों में भी खादी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग उसको पहनना शुरू करेंगे। दूसरा, जब ये हज़ारों की तादाद में मंदिर यहाँ पे प्रदेश में, देश में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कई सारे लोग ऐसे हैं जिससे रोज़गार की भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आगे बनेंगी, जहाँ पे लोग ये भगवान के कपड़े बनाना शुरू करेंगे। खादी से कई सारे बुनकर हैं, कई सारे आर्टिजन हैं जो खादी से जुड़े हुए, उनको भी इसके तहत काम मिलना शुरू हो जाएगा। सो यही हमारा इसके पीछे उद्देश्य था। और अब जबकि खादी के सहयोग से बन चुका है, तो मैं आशा करता हूँ कि अब भगवान रामलला के दरबार में सिर्फ खादी के कपड़े पहने जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए गज्जू भैया विश्व संवाद केंद्र लखनऊ में गुल्लक समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बचत से जमा किए गए पैसों को राम मंदिर के निर्माण के लिए दान किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और संघ से जुड़े लोग शामिल हुए। बच्चे अपने घरों से गुल्लक लाए और पदाधिकारियों को समर्पित किया। राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से चंदा एकत्रित करने का अभियान चल रहा है। कार्यक्रम के आयोजक और संघ प्रचारक उमाशंकर ने बताया कि बच्चों ने अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है। संपूर्ण देश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए एक अभियान विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। इस काम के लिए सब प्रकार का सहयोग समाज से प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारे ये छोटे जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो भी अपना अंशदान इस पुण्य कार्य के लिए करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने स्वतः मन से इस कार्य में सहभाग करने के लिए एक छोटा सा गुल्लक बनाया है और गुल्लक में अपना जो नित्य का व्यय करते थे, खर्च मिलता था उनके माता पिता द्वारा, उस खर्च को अपना संग्रह किया है और फिर कहा था कि हम इसमें कुछ समर्पण करेंगे। उसके निमित्त इस नगर, विवेकानंद नगर कहलाता है, इसके सारे स्वयंसेवक परिवार के जो बालक बालिकाएं हैं वो यहाँ आकर के एक समर्पण का संकल्प करने आए हैं। मैं राम मंदिर के लिए पैसे देने आया हूँ। ये पैसे आपने कितने दिनों में जमा किए थे? ये मैंने 2-3 दिनों में ही जमा किए हैं। तो आप क्या चाहते हैं हमारा मंदिर कैसा बने? अच्छा। सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बांस की खेती के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के सेमरौना गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बांस की पौध वितरित कर बांस की खेती शुरू कर दी है। इसके पूर्व पिछले दौरे में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को अपनी आमदनी के लिए मेहंदी और नींबू की खेती की शुरुआत करवाई थी। महाराष्ट्र के लातूर जिले से आए 1500 पौध बीमा बांस की नर्सरी भी वन विभाग ने डाल दी है। नर्सरी तैयार होते ही ये पौधे जिले भर में सस्ते दरों में उपलब्ध हो जाएंगे। सांसद मेनका गांधी ने 1 एकड़ में मनरेगा योजना से निर्मित सुसज्जित मनरेगा पार्क और सामुदायिक शौचालय का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए जिले में बांस की खेती की शुरुआत की गई है, जिससे ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हों। बांस अगर चल गया तो हम लोग अगरबत्ती का धंधा, हम लोग पेपर मिल्स को, हम लोग कुर्सी बनाने के, सब के लिए हम बना सकते हैं। ये गन्ना से 10 गुना ज़्यादा पैसा देगा, लेकिन लोगों को विश्वास करना पड़ेगा ना। वो मेरे ऊपर तो इतनी जल्दी विश्वास करेंगे नहीं। किसान कितनी दवा धोखा खा चुका है, तो इसलिए आहिस्ते आहिस्ते से शुरू करें। और मैं चाहती हूँ कि विभाग भी अपना लगाएं उनको दिखाने के लिए कि कितनी जल्दी ये बड़ा होता है और कितना तगड़ा बनता है। और फिर जब एक दफा बिक्री शुरू हो जाए फिर सब लोग लगाएंगे। बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में श्रम सेवा योजन विभाग की ओर से आयोजित रोजगार मेला का कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ भाजपा सरकार काम कर रही है। रोजगार मेले के माध्यम से 1900 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसान हमारे साथ हैं, विपक्ष किसान आंदोलन के सहारे सिर्फ राजनीति कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सभी को अपने पैरों पर सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मुहैया करा करके आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना चाहती है। और इसीलिए पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में
बृहद रोजगार मेले के माध्यम से हम नौजवानों को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्रों में सेवा का अवसर दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर सरकारी क्षेत्रों में भी जो संविदा पर भर्तियां होती रही हैं, उनमें भी अब सेवायोजन पोर्टल से भेजे गए नामों की सूची के पैनल से ही चयन प्रक्रिया होगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 105 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 217 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन मामलों की संख्या 2853 है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की रिकवरी 98% से ऊपर हो गई है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8704 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 105 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 217 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2853 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए और संक्रमण मुक्त हुए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,90,787 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत 98% से ऊपर चल रहा है। संक्रमित लोगों में से कुल 8,704 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल 24 घंटे में कोई भी मृत्यु रिकॉर्ड नहीं की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 1,20,346 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,97,93,515 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 2,853 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 689 होम आइसोलेशन में हैं और 255 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश के सीधी में कल एक दर्दनाक हादसा सामने आया। सीधी के रामपुर नैतिन थाना इलाके में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। अब तक 47 शवों को निकाला जा चुका है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बस सीधी से सतना जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के बस से नियंत्रण खोने पर यह हादसा हुआ। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बहराइच स्थित महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का किया शिलान्यास। सुहेलदेव जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि इतिहास में जिसका नहीं होता ज्यादा जिक्र, उन्हें भी याद करना है जरूरी। परमहंस रामचंद्र मिशन के 75 साल हुए पूरे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्फूर्त और अध्यात्म के रूप में लोगों को स्वस्थ रखने में मिशन दे रहा है बड़ा योगदान। मानव केंद्रित विश्व कल्याण के दृष्टिकोण पर हो रहा है अमल। और बसंत पंचमी पर प्रदेश के कई शहरों और स्थानों को आतंकियों द्वारा दहलाने की कोशिश हुई नाकाम। प्रदेश पुलिस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार और भारी मात्रा में बरामद किया विस्फोटक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।